हम 3 बहनें थीं और भाई कोई ना था। अम्मी को फौत हुए 10 बरस गुजर चुके थे। मैं बहनों में बड़ी थी और अब हम तीनों ही बाशऊर हो चुकी थीं। वालिद साहब की उम्र 53 साल की तरफ गामज़न थी। वो रिटायर हो चुके थे। उन्हें बेटियों के ब्याह की बहुत फिक्र थी। करीबी रिश्तेदारों में एक खाला ही ऐसी थी जो तवातर के साथ हमारे खबरगिरी को आया करती थी। जब भी आती वालिद साहब यही तज़किरा लेकर बैठ जाते, शब्बो बहन अपनी भांजियों के रिश्तों की फ़िक्र करो, तुम्हारे सिवा और कौन है जो उनकी शादियाँ करवाने में मेरी मदद करेगा। तब खाला शब्बो यही कहती थी, भाई साहब मैं दिन रात इसी कोशिश में लगी हूँ, कोई अच्छा रिश्ता मिले तो मैं आपको बताऊँगी। फ़िक्र ना करें, अल्लाह ताला की मेहरबानी से सब बच्चियाँ जल्द अपने घरों की हो जाएंगी। इसी कोशिश में 2 साल बीत गए। मैंने BA कर लिया। बाकी दोनों छोटी बहनें भी तालीम मुकम्मल करने वाली थीं। तभी एक दिन खाला जान खुश हमारे घर आईं और वालिद साहब को बताया कि मैंने रिदा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तलाश कर लिया है। लड़का बैरून मुल्क है और मेरी सहेली ज़ारा का बेटा है। उसका बचपन और लड़कपन मेरी नज़रों के सामने गुजरा है, लिहाजा फ़िक्र की हरगिज़ कोई बात नहीं है। आपकी बेटी मेरी बेटी है, उसके दुख सुख की ज़ामिन होंगी अगर आप ये रिश्ता कबूल कर लें। अगले रोज़ खाला ने शहरयार के वालिदैन से अब्बू को मिलवाया। उन्होंने यही कहा कि जैसे शबाना बहन मुतमईन है वैसे मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे कुल्ली तौर पर शबाना पर भरोसा है। यूँ झटपट मेरी बात शहरयार के साथ तय हो गई। अगरचे वालिदैन साहब ना तो शहरयार से मिले और ना ही उन्होंने लड़के को देखा था, वो उस अमर पर भी रजामंद हो गए कि निकाह टेलीफोनों पर हो जाएगा। उस बात पर भी उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। खाला चूँकि उस घराने को अरसे से जानती थी, मेरे दुख सुख की ज़मानत भी ले ली थी, लिहाजा 2 माह के अंदर अंदर मेरा निकाह टेलीफोन पर हुआ और फिर मुझे कुछ अरसे बाद मेरे शौहर शहरयार के पास जाने का परवाना मिल गया। जब मैं वहाँ एयरपोर्ट पर उतरी, हाथ में शहरयार की तस्वीर थी, मगर वो मुझे लेने नहीं आए थे। जो शख्स मुझे लेने आया मैंने उसे एक लम्हा में पहचान लिया। ये मेरा देवर अयाज़ था। अयाज़ को देखकर परेशान हो गई। उसने भी हैरत और हसरत भरी निगाह मुझ पर डाली, मगर हमारी गुफ्तगू सलाम व दुआ से आगे ना बढ़ी। उसे गालबन खबर ना थी कि मैं उसकी भाभी बन गई हूँ और मैं भी कतन उस अमर से बेखबर थी कि अयाज़ मेरा देवर होगा। तमाम रास्ते हम दोनों खामोश रहे और हमारे दरमियान खामोशी के अलावा जो चौथा वजूद था वो शख्स शहरयार की कंपनी का ड्राइवर था। उसकी मौजूदगी में गालबन अयाज़ ने मुझसे कलाम करना मुनासिब नहीं जाना था। शहरयार ड्यूटी पर गए हुए थे, उनको आज किसी अहम मीटिंग के बायस छुट्टी न मिल सकी थी। घर में सास मौजूद थी, जिन्होंने प्यार से इस्तकबाल किया और खाना वगैरह देने के बाद शहरयार के कमरे तक रहनुमाई की। कहा कि बेटी जब तक शहरयार आए तुम सो जाओ और आराम कर लो, सफ़र से थकन हो जाती है। वाकई मैं बहुत थकी हुई थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। जब आँख खुली रात के 8 बज रहे थे और शहरयार भी आ चुके थे। अपने शौहर को पहली बार देखकर मुझ पर जो कैफियत तारी हुई बयान नहीं कर सकती। वो उम्र में मुझसे 10 बरस से भी कुछ ज़्यादा होंगे, संजीदा और मतीन लेकिन बदसूरत न थे। अच्छी शक्ल और सूरत और जाज़िब नज़र शख्सियत के हामिल थे, उम्दा पोस्ट पर थे, काफ़ी तनख्वाह और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। फैमिली मुख्तसर थी, एक बहन जो पाकिस्तान में ब्याही हुई थी और ये 2 भाई थे। अयाज़ को देखकर धचका सा लगा था और अब शहरयार को देखते ही मैंने हैरत अफसुर्दगी के मिले जुले एहसासात के अलाव में गिर पड़ी थी। ऐसा क्यों था ये आगे बयान करूँगी। शहरयार से गुफ्तगू हुई तो अच्छे लगे और सोचा कि वालिदैन की लाज रखनी है, अपने शौहर से उम्र भर की वफादार रहूँगी। उन्होंने मुझे पसंदीदगी के एहसास के साथ कबूल किया था। शुक्र कि हम दोनों ने एक दूसरे को नापसंद नहीं किया था, वरना टेलीफोन पर होने वाला निकाह और बगैर देखे अपने दूल्हा को कबूल करने का मसला मेरे लिए एक आजमाइश से कम नहीं था। माजी यादों का एक ऐसा बाग था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वक्त के साथ साथ लम्हा लम्हा जो मुरझाते थे तो उनकी जगह नए फूल खिल जाते हैं। ताहम आज के बाद तहैया कर लिया कि अपनी माजी के झरोखे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लूँगी, क्योंकि मशरकी लड़की होने के नाते मुझे अब तमाम ज़िंदगी वफादारी के साथ अपने जीवन साथी की नज़र करनी थी। जब अयाज़ को पहली नज़र में एयरपोर्ट पर देखा था तभी ये तहैया कर लिया था। जब से आई थी उससे बात करने से परहेज़ करती थी। हालांकि सास इस तर्ज अमल को महसूस भी करती थी, मगर ये मेरी मजबूरी थी। नहीं चाहती थी हमारे दिलों में माजी का अक्स फिर से उभर आए। चाहती थी कि अयाज़ मेरी बेरुखी से इस कदर दिल बर्दाश्ता हो जाएं कि मुझसे नफ़रत करने लगे। मुझे अब सिर्फ शहरयार की परवाह थी, उनके सिवा किसी और को देखना तो क्या सोचना तक न चाहती थी।
पछताती थी कि क्यों अय्याज से माजी में रिश्ता जुड़ा था। काश कि वो मेरी ज़िंदगी में ना आया होता। क्या खबर थी कि वो ही शख्स बाद में मुझे तेवर के रूप में मिल जाएगा। लेकिन किस्मत के खेल नियारे होते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं था, क्योंकि हम मुस्तकबिल में नहीं झांक सकते कि कल क्या होगा। 2 माह तक शहरयार का रवैया बहुत अच्छा रहा। वो मेरे साथ दोस्तों की तरह रह रहे थे। उनकी बातों में फरासत झलकती थी, संजीदगी के साथ तहजीब याफ्ता गुफ्तगू करते थे। तभी मेरे दिल में उनकी कदर और मंज़िलत रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती थी। एक रोज़ अचानक ही मेरी ज़िंदगी की सुबह मलकजी हो गई। सूरज तो निकला, मगर उसके रूबरू शक को सुबह के सियाह बादलों को गलबा था। शहरयार मुझसे खींचे थे और सीधे मुँह बात नहीं कर रहे थे। शुरू में कुछ नहीं समझी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता यकीन हो गया कि मेरे शौहर की बेरुखी और बेइत्मीनाई बिला वजह नहीं है। एक दिन उनसे इसरार किया कि वजह बताइए, क्यों आपका रवैया अजनबियों जैसा हो गया है। पहले तो चुप रहे, फिर बोले, सुन सकोगी, भरम जो कायम है वो भी चला जाएगा, तो तुमको भी मेरी ज़िंदगी से जाना पड़ेगा। ऐसी बात सुनकर कौन बीवी करार से रह सकती है। मेरा भी करार जाता रहा और इसरार बढ़ता गया, यहाँ तक कि मैंने उनके कदमों को छू कर कहा कि खुदा के लिए मुझे उस नामालूम आग के अलाव में से निकालिए। जो नतीजा होगा कबूल करने पर तैयार हूँ, लेकिन अब मुझसे मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त ना होगा। आपका रवैया ऐसा ही है जैसे कोई घूंट घूंट जहर हिला पिला रहा हो। मैं सोच कर गोया करीबुल मर्ग होती जाती हूँ। आखिरकार उन्हें अपने लब खोलने पड़े। कहने लगे, जो पूछूं सच सच बताना होगा। ये बताओ कि क्या तुम शादी से पहले किसी से प्यार करती थी? हरगिज़ नहीं, मेरा जवाब था। अगर किसी के पास उसका सबूत हो तब। ये सुनकर दहल गई। सोचने लगी, क्या अय्याज ने खुद अपने बड़े भाई को बता दिया है कि माजी में जब हम तालिब इल्म थे हमारी एक दूसरे से दोस्ती थी। बेशक ये पाकीज़ा ताल्लुक़ था, मगर जज्बाती या जिस्मानी आलूदगी इसमें शामिल ना थी। महज ज़ुबान से इजहार पसंदीदगी किया था। एक होने का ख्वाब भी देखा था हम दोनों ने, जो उस वक्त की मजबूरियों के बायस पूरा ना हो सका था। लेकिन अब तो मैं और अय्याज एक दूसरे से बात भी ना करते थे, ताकि मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी तबाह ना हो जाए। लेकिन बात यह थी कि मेरे शौहर को ये बात किसने बता दी, जबकि उसका इल्म सिर्फ मुझे और अय्याज को था। तो क्या अय्याज ने खुद अपने बड़े भाई से कह दिया था कि ज़माना तालिब इल्मी में वो जिस लड़की को पसंद करता था वो मैं थी? ये तो अजीब बात थी। भला ऐसा कैसे हो सकता था? सोचा, क्यों न खुद शहरयार को सारी बात बता दूं, ताकि हमारी ज़िंदगी मज़ीद गलत फहमियों का शिकार न हो जाए। मैंने उनको बता दिया कि एक रोज़ जब मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी, एक गुंडे ने मुझे मोटरसाइकिल मारकर गिरा दिया था। मुझे सख्त चोट लगी थी, उठ भी ना सकती थी। तभी एक नौजवान आगे बढ़ा, जिसने मुझे सहारा देकर ज़मीन से उठाया। मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया था। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया और एक्सरे वगैरह करवाने के बाद घर पहुंचाया। उस वक्त वालिद साहब घर पर ना थे। बहनें मुझे सहारा देकर घर के अंदर लाईं। जब मैं ठीक हो गई और कॉलेज आई तो पता चला कि अय्याज मेरा क्लास फेलो है। हमारी पसंदीदगी की इब्तदा हो गई, मगर यह पसंदीदगी कॉलेज की हद तक रही। हम कॉलेज से बाहर भी कभी ना मिले। अय्याज एफए में एक पर्चे में रह गया और उसने कॉलेज छोड़ दिया। फिर मैंने सुना कि वो बैरून मुल्क चला गया है। तभी मेरी दोस्ती और पसंदीदगी इस मोड़ पर ख़त्म हो गई। बस इतनी सी भूल थी, माफ़ कर दीजिए। जो तुमने खतूत अय्याज को लिखे थे, क्या वो उस भूल में शामिल नहीं थे? हाँ, मैंने चंद खतूत लिखे थे। अय्याज के एक दोस्त से उसका पता लिया था, लेकिन उन खतूत का जवाब ना मिला, तो फिर ये राब्ता भी ख़त्म हो गया। और इस बेवकूफ़ ने अब तक ये खतूत संभाल कर रखे हुए हैं, ना जाने क्यों। ये आपको कहाँ से मिले? उसके ब्रीफ केस से, जो एक दिन वो खुला छोड़ गया था। मैंने वैसे ही खोला था और ये खतूत मेरे हाथ पड़ गए। लिफाफे की पिछली तरफ तुम्हारे घर का पता लिखा हुआ था। मैं लिफाफे की बैग पर ज़रूर घर का पता लिखती थी कि शायद वो जवाब दे दे, मगर उसने किसी ख़त का जवाब ना दिया। शायद इस वजह से कि कहीं उसका कोई ख़त मेरे वालिद के हाथ न लग जाए। मैंने रोकर अपने शौहर से बहुत बार माफ़ी तलब की कि ये मेरी नादानी की भूल थी। नहीं जानती थी जिसको ख़त तहरीर कर रही हूँ मेरी शादी उसके बड़े भाई से हो जाएगी। उस वक्त तो उन्होंने सर्द महरी से कहा था कि माफ़ कर दिया है, मगर बहुत मुस्तरब रहते थे। एक रोज़ उन्होंने अय्याज से कहा कि तुम्हारी नौकरी है, तुम यहाँ रहो, मैं दुबई जा रहा हूँ यहाँ के नौकरी छोड़कर, क्योंकि मुझे ये जगह पसंद नहीं है। कोशिश करके उन्होंने दुबई की मुलाजमत हासिल की और मुझे लेकर यहाँ आ गए। अय्याज से दूर हो जाने के बावजूद मेरे शौहर को सुकून न आया। बेशक मेरा अय्याज से एक पाकीज़ा ताल्लुक़ था, मगर ये बात शहरयार के लिए मुहाने रूह थी।
کہ شادی سے قبل میں نے جس شخص کو پسند کیا وہ ایاز ہی کیوں تھا۔ شہریار کے دل سے یہ کانٹا نہ نکل سکا۔ انہوں نے مجھ سے شدید سرد مہری اختیار کر لی، ایسی چپ سادھ لی کہ جو کلیجے کو شق کرنے والی تھی۔ ہمارے درمیان ایک اندیکھا کھنچاؤ اور تناؤ بڑھنے لگا۔ گھر کی فضا ایک عقوبت خانے جیسی ہو گئی جس میں ہر دم میرا دم گھٹا گھٹا سا رہنے لگا۔ تکلیف وہ حد تک خاموشیاں ہم میاں اور بیوی کے درمیان رہتی تھی۔ چھٹی کے روز جبکہ وہ زیادہ دیر تک گھر موجود رہتے تب بھی مجھ سے بات نہ کرتے۔ میں ان سے بات کرتی تو جواب نہ دیتے۔ میں کسی سے بات کرنے کو ترسنے لگی۔ جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ دل بہلانے کو شہریار نے کسی اور عورت سے دوستی کر لی ہے۔ وہ اب زیادہ تر فارغ وقت اس کے ساتھ باہر گزارنے آتے اور میں قیدیوں کی طرح تمام وقت تنہائی سے لڑتی رہتی تھی۔ میں زندگی سے تنگ رہنے لگی تھی۔ میکے جانے کا کہتی تو شہریار کو ناگوار گزرتا تھا۔ کہتے تھے کہ میکے جانے کا نام مت لینا، ایک بار اس گھر سے چلی گئی تو دوبارہ یہاں قدم نہ رکھ پاؤ گی۔ ایک بچی کی ماں بن چکی تھی، لہٰذا طلاق کے تصور سے کانپ جاتی تھی۔ سوچتی تھی ایک بار گھر سے چلی گئی تو بچی بھی عمر بھر باپ کی محبت کو ترس جائے گی۔ پھر جب وہ بڑی ہو کر مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں سوال کرے گی تو کیا جواب دوں گی؟ کیسے اس کو مطمئن کر پاؤں گی؟ شہریار کو منانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو میں نے اپنی بدقسمتی اور بدنصیبیوں سے سمجھوتا کر لیا۔ والد ضعیف اور بیمار تھے، ان کو کسی صورت صدمے سے دوچار نہ کرنا چاہتی تھی۔ پھر سنا کہ دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی ہیں، ابو اکیلے رہتے ہیں۔ اور بھی دل پریشان رہنے لگا۔ ایک بار پاکستان جا کر ابو سے ملنا چاہتی تھی کہ ان کی یاد میں دل تڑپتا تھا، لیکن اس خوف سے نہیں جاتی تھی کہ شہریار نے کہہ دیا تھا گھر سے چلی جاؤ گی تو پھر دوبارہ قدم نہ رکھ پاؤ گی۔ اپنی بچی سے پیار ہے تو بس اسی طرح صبر اور خاموشی سے زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ بھی اپنی بچی سے دور نہ رہنا چاہتے تھے، اس کے ساتھ پیار کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ بس یہی تعلق تھا جو ہم دونوں کو جوڑے ہوئے تھا۔ جس عورت سے شہریار کا تعلق تھا اس کا نام زیبی تھا۔ زیبی سے دوستی گہری ہوتے ہوتے پیار میں بدل گئی۔ شہریار نے اس عورت سے شادی کر لی۔ یہ دوسری شادی رنگ لائی۔ آخرکار مجھے زیبی نے قید تنہائی سے نجات دلائی، یوں کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئی اور مجھے گھر سے نکلوا کر دم لیا۔ میں پاکستان اپنے والد کے پاس آ گئی۔ وہ کافی بیمار تھے۔ تنہائی نے اور ان کی زندگی کو مشکل کر دیا تھا۔ ان کو کسی اپنے کی شدید ضرورت تھی۔ پھر ان کو خالق نے بستر پر گرا دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت پر مأمور کر دیا۔ ایاز کو یہ علم نہیں تھا کہ شہریار نے بریف کیس میں رکھے ہوئے میرے خطوط پڑھ لیے ہیں۔ یقیناً اس نے ان کو تلف بھی کر دیا ہوگا، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ اس کے بھائی کا رویہ اس کے ساتھ اس قدر کھدرا اور روکھا پھیکا کیوں ہے۔ سوچتی ہوں اس پتھر دل انسان نے مجھے اور ایاز کو کتنی خاموشی سے مگر کتنی بڑی سزا دی۔ آج تک ایاز نہیں سمجھ سکا اس کا بھائی اس سے ناراض کیوں ہے۔ آج تک میں نہیں سمجھ سکی کہ سنگ دل شہریار نے مجھے معاف کر دینے کے باوجود بھی کیسی معافی دی، کہ اس کی دی ہوئی سزا میں جھلستی رہتی ہوں، حالانکہ میں نے کوئی گناہ بھی نہ کیا تھا۔ جبکہ وہ میرے سامنے اس عورت کو گھر پر لاتے تھے مگر میں اف بھی نہ کر سکتی تھی، آہ بھی چھپ کر بھرتی تھی۔ مجرم نہ ہوتے بھی مجھے احساس جرم کی دلدل میں دھکیل دیا اور خود پر ہر ناجائز خوشی کو جائز کر لیا۔ آج میری بیٹی باشعور ہے۔ وہ مجھ سے سوال کرتی ہے امی آپ کو ابو نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اپنے والد کی خدمت کا مجھے موقع ملا۔ یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی کہ میں نے اپنے فالح زدہ باپ کی اس وقت تن ہی سے خدمت کی جب ان کو خدمت کی ضرورت تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے مجھے اس طرح دیکھتے تھے جیسے ان کا رواں رواں مجھے دعائیں دے رہا ہو۔ میں ان کے سہارے جیتی تھی۔ آج شیلا کی شادی کر دی ہے تو زندگی کے باقی دن میں اپنی بیٹی کے سہارے جی رہی ہوں۔ خدا نے جیسی تقدیر میری بنائی ایسی کسی کی بیٹی کی نہ ہو۔